तो आज की क्लास में हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। VSEPR थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है, उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा। VSEPR थ्योरी का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है वो समझना चाहिए। VSEPR का मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये आपको आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी में किस किस तरह से कहानी आगे बढ़ी और क्या क्या उसमें ट्विस्ट देखने को मिला। सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि हम लोग जो CH4 आज तक बनाते आ रहे थे, ये CH4 हम लोग कुछ ऐसा बना रहे थे। ये CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था और मैंने आपसे कहा भी होगा कि ये CH4 एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। CH4 एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। CH4 का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं। एक्चुअली में CH4 कैसा होता है? CH4 एक्चुअली में होता है ऐसा। CH4 एक्चुअली में कैसा होता है? ये जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, जहां पर दिस इज H एंड दिस इज S, और इसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज वेज डैश स्ट्रक्चर। और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू 109.5 डिग्रीज के बराबर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है मीथेन का। ऐसा मीथेन अभी तक हम लोग बनाते आ रहे थे। दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं हम लोग नॉट अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, बट आपने एटम्स को उसके जिस तरीके का बॉन्ड वो बना रहा है उसके साथ आपने उसको शो करके रखा है। लेकिन जहां पर आप एंगल और बॉन्ड लेंथ ये सारी बातें आप जहां पर डिटेल में दिखाते हैं, तो ये जो एंगल 109 डिग्री आया है ये किस थ्योरी के हिसाब से आया है? इस थ्योरी को कहते हैं VSEPR थ्योरी। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको जरा ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है और जो मैंने अभी हाथ से बनाया है ये दोनों एज इट इज सेम है। देख पा रहे हैं? ये जो मैं दिखा रहा हूं वो यही बना हुआ है। यहां पे ये दो रेड कलर वाला जो मार्कर है ये दोनों लाइन है, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, वो हाइड्रोजन से लगा, चारों हाइड्रोजन ही है, पर ये सॉलिड लाइन है जो आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोनों सेम कलर का, यहां पर भी देखिए सेम ही टाइप से आपको बनाकर दिखाया गया है। तो ये दोनों जो बॉन्ड है ये एक प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? एक तरीके से दिखाते हैं। एक प्लेन मतलब दिस इज द प्लेन जिस प्लेन में दोनों लाइक कर रहे हैं, उसमें एक जो है वो प्लेन से बाहर है और एक जो है वो प्लेन के अंदर है। तो जो प्लेन के बाहर है और प्लेन के अंदर है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? वेज और डैश से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? वेज और डैश से। वेज जो होता है वो इनसाइड द प्लेन होता है, यानी इनसाइड द बोर्ड। तो वेज वाला जो पार्ट है वो कहां जा रहा है? इनसाइड द बोर्ड। और ये जो ब्लू कलर का मार्कर है ये क्या है? आपकी ओर है, दिस इज आउटसाइड द बोर्ड। और ये जो एंगल है यही वाला नहीं, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल। इस स्ट्रक्चर की खास बात होती है कि आप चाहे इसको जिस भी तरीके से देखिए ये हर तरीके से आपको टेट्राहेड्रल ही दिखेगा। आप जहां से देखिएगा ये आपको कैसा दिखाई देगा? टेट्राहेड्रल ही दिखाई देगा। इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री फिक्स है। दिस इज ऑल्सो 109 डिग्री, 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 दिस इज ऑल्सो 1। सारा एंगल इसका क्या होता है? सेम होता है। और ये इस मीथेन की सबसे खास स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो इसका स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, जहां पे ईच एंगल इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? ईच एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। ये जो बातें हमें पता चल रही हैं ये किससे पता चल रही हैं? ये पता चल रही VSEPR थ्योरी से। एक्चुअली VSEPR थ्योरी और भी बहुत सारी चीजें बताता है, पर कुछ कुछ चीजें यहां से बेसिकली जब कभी भी हम एंगल से रिलेटेड कोई बात करते हैं वो हमें कहां से पता चलता है? VSEPR थ्योरी से हमें पता चलता है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसे मैंने अभी बना के देखा था, एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए
जब कभी भी मैं बोलूं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये आपके बिल्कुल दिमाग में पक्का सेट होना चाहिए, ठीक है। ये दो जो सेम कलर के मार्कर हैं वो सेम प्लेन में है, एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन, वो दिखाई दे रहा होगा आपको। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। लिखना स्टार्ट करिए। VSEPR का फुल फॉर्म आपने लिख लिया होगा, लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी shape and geometry of molecule is determined by repulsion between electron pairs present on the central atom. Repulsion between the electron pairs present on central atom. और इस थ्योरी को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सिग्विक एंड पॉवेल, SIDGWICK, सिग्विक एंड पॉवेल। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1940 में इस थ्योरी को क्या किया था, डेवलप किया था। यानी पहली बार बॉन्ड एंगल के बारे में जब हमें पता चला तो वो कौन सी ईस्वी थी, 1940 ईस्वी में पहली बार हमें पता चला कि एक्चुअली ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है, इन द ईयर 1940। एंड इट वॉज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड by Nyholm and Glips. Nyholm, NYHOLM and Gillespie, GILLESPIE in 1956। उसके 16 साल के बाद दो साइंटिस्ट, एक का नाम था नाइलॉम NYHOLM और दूसरे का नाम था ग्लिस्पी GILLESPIE, in the year 1956 developed and redefined this VSEPR theory. उन्होंने क्या किया, was further developed and redefined by Nyholm and Gillespie in the year 1956। तो 1956 में ये फर्दर रीडिफाइन किया गया और आज जो स्ट्रक्चर बहुत सारे एलिमेंट्स का हम देख पाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी के बदौलत देखते हैं। यहां तक लिख लिया हो तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो डिजाइन मैंने दिया है बोर्ड पर, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लें, सो दैट कि अब आप धीरे धीरे आप ये जो ओरिजिनलिटी ऑफ स्ट्रक्चर है इसके बारे में अब आप धीरे धीरे सीख पाएं। तो ओरिजिनलिटी ऑफ स्ट्रक्चर आने में आप देख सकते हैं कि कितने साल लग गए। ऑलमोस्ट आजादी से 3 साल बाद, या शायद बोलूं मैं आजादी के 8-9 साल के बाद आप ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका देख पाए हैं। खैर, हमारी आजादी मतलब भारत की आजादी। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, VSEPR थ्योरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सिखाती है, दैट इज कि बहुत सारे आपने VBT में कंपाउंड्स देखे थे जो, या कॉसल लुइस में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था PCl5, फास्फोरस के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ शेयर करके वो और 5 जोड़ लेता है, तो टोटल आउटरमोस्ट में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटरमोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन था तो कॉसल लुइस ने बोला था ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं। अब वो कंपाउंड तो है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, उसका शेप क्या, ज्योमेट्री क्या, ये सारी बातें आपको कौन सिखाता है, VSEPR थ्योरी सिखाता है। तो यहां तक अगर आपने ये डायग्राम वगैरह बनाते हुए सारा कुछ लिख लिया है तो आगे लिखें, पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी की पोस्टुलेट्स हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स? मैंने बार बार आपसे कहा होगा पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी जो किसी भी थ्योरी को समझने के लिए जो बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, दैट इज ओनली कॉल्ड एज पोस्टुलेट्स। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस सेल repel each other. Electron pair of valence shell repel each other because of their electron cloud. Because of their electron cloud. कह रहा है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं
वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपल्शन का जो कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, थ्योरी के हिसाब से वो अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों कहलाता है, जो आपने पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है। पिछले चैप्टर में आपको जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, मैंने शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल बताए थे, और शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल मैंने बताया था कि वो कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, वो क्या होती है, एक क्लाउड है, एक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिस जगह पर ज्यादा होती है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, और वो ऑर्बिटल कोई फिजिकल बाउंड्री के जैसा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, क्लाउड है। अब क्लाउड जहां कहीं भी रहेगा वो आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस सेल रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, द नंबर ऑफ valence cell electron pair present around the central atom decides the shape of the molecule. The number of valence cell electron pair present around the central atom decides the shape of the molecule. तो अगर बाई चांस कोई इस तरह का न्यूमेरिकल मतलब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कौन डिसाइड करता है, तो उसका आंसर क्या होता है, valence cell electron pair decides the shape of the molecule. The shared pair of electron are called bond pair. The shared pair of electron are called bond pair, and unshared or non-bonding electron are called lone pair. Unshared or non-bonding electron are called lone pair. मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जो शायद आपने कई बार मुझे बनाते हुए देखा होगा पानी को। कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि सर पानी आप ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं, पानी आप ऐसे ही बार बार क्यों बनाते हैं। सॉल्युबिलिटी में भी मैंने पानी बनाया होगा, कई जगह पर मैंने पानी बनाया होगा। कभी भी आपने हमसे यह नहीं पूछा कि सर आप पानी यूं क्यों नहीं बनाते, ऐसे क्यों बनाते हैं। आपने कहा सर बना रहे हैं तो ठीक ही बना रहे होंगे, और क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, पानी ही तो बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में पानी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ तो एक स्ट्रक्चर होगा। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में तो खैर आज की क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल जो मैं बताना चाहता हूं ये है कि इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाते हैं, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। वेयरएज जो नॉन बॉन्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। जो जिसके साथ आपने बॉन्ड नहीं बनाया उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो दिस 2 इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग और आल्सो कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज लोन पेयर। वेयर जो बॉन्डिंग में जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो वहां पर ही क्लियरली लिखा हुआ है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड अनशेयर्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर। एक एग्जांपल उसके नीचे दिखा लीजिएगा ताकि कल को जब आप अकेले में पढ़ रहे हो तो आपको याद रहे कि मैं किसको क्या बोलता हूं। वैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये एंगल होता है ये 104 डिग्री होता है। दिस इज 104 डिग्री, द एंगल इज 104 डिग्री। फिर मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं कि एंगल कितना होता है, एंड परहैप्स दिस एंगल इज 104 डिग्री 5, 104 डिग्री 5 मिनट्स के बराबर। करा देते हैं, अभी लिखा करते हैं, सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो लिखें पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, these electron pairs arrange themselves in such a way that these electron pair arrange themselves in such a way that there is minimum repulsion and maximum distance between them. Minimum repulsion and maximum distance between them. Maximum distance between them. और इसी बात को ना प्यार से बेंट रूल आप लिख सकते हैं। इसके बगल में, इस पॉइंट के बगल में लिख लीजिएगा, ये क्या रूल है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज बेंट्स रूल। बेंट नामक साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था कुछ ऐसे कंपाउंड्स के लिए जहां पर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड पैदा होते हैं।
आगे चल के तो समझ में आ जाएगा, पर अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए मैं PCl5 का ही एग्जांपल लेता हूं। तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। ऐसी मान्यता है कि तीन क्लोरीन जो है वो प्लेनर होते हैं। वो क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। और ये जो दो क्लोरीन है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन का मतलब जिस प्लेन की आप बात कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है। ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब मैं इसे स्ट्रक्चरली आपको मार्कर की मदद से दिखाऊंगा। फिलहाल आप बस ये समझिए कि किसी भी इस तरह के स्ट्रक्चर में टोटल 1 2 3 जो ये क्लोरीन एक प्लेन में होते हैं, इसको हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन। इसको इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं। वेरएज जो इस तरह के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कोशिश करता है कि मैं कहां प्रेजेंट हो जाऊं? एक्सियल पोजीशन में। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये कहां पर कोशिश करता है प्रेजेंट होने का? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये जो रूल है इसी को क्या बोलते हैं? बेंट्स रूल कहते हैं। वो पॉइंट वहां यही लिखा हुआ है, खाली उसको मैं थोड़ा एलाबोरेट कर दे रहा हूं। पॉइंट में लिखा है दीज इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितनी ज्यादा दूर पर रहेंगे उतना अच्छा। एक घर में दो महिलाएं रह रही हैं, ज्यादा अच्छा है कि ऊपर नीचे के फ्लोर पे रहें। एक ही टाइम एक ही समय पर अगर दोनों किचन में खाना बनाने घुस गए तो आप समझ जाइए कि जला हुआ खाना पक्का मिलने वाला है। और साथ साथ बर्तन जो बजेगा ही, हो सकता है आपस में वो लोग दोनों भी बजने लग जाएं। तो ऐसे जनरली देखा जाता है। नहीं ऐसे नहीं होता है। दो महिलाएं मतलब शादीशुदा महिलाएं, जैसे मेरी वाइफ मेरे भाई की वाइफ, मैं उस तरह की बात कर रहा हूं। डोंट गेट इनटू कि दो बहनें घुस गई। नहीं, बहनें घुसेंगी तो कुछ नहीं होगा, फिर तो आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, क्योंकि जो उसकी कमी होगी वो उसको पूरा कर देगी, जो इसकी कमी उसको पूरा कर देगी। बहनों में झमेला नहीं फंसता है। बहनें जो कि अदर मदर्स की हैं और गलती से एक ही घर में आ गई हैं, आपकी वाइफ और आपके भाई की वाइफ, और दोनों अगर एक साथ घुस गए किचन में तो बर्तन सब तो ढाम ढूम होगा ही, हो सकता है छोटा जो टॉवल हो के अपने भी ढाम ढूम होने लग जाए। तो इस तरह का सीन बने उससे पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए? मैक्सिमम दूरी पर रखना चाहिए। मैक्सिमम दूरी होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगा। और ऐसे ही होना चाहिए। जिसके घर में भी दो भाई हैं, दो दो बहुरानियां आ गई, जब तक सास है तब तक तो ठीक है। सास जो स्कीम लगाई अपना ऊपर, बस अलग हो जाने में ही फायदा है, नहीं तो धड़ाम धुड़ूम मुक्का मुक्की सब होने की संभावना रहती है। क्योंकि आज के दिन में सब न्यूक्लियस परिवार है, बहुत खुशी न्यूक्लियस परिवार हो गए है सब कुछ। लेकिन आज के वो परिवार काफी अच्छा माना जाता है जो जॉइंट परिवार हो। जैसे हमारा परिवार एक जॉइंट परिवार है, सब लोग एक साथ रहते हैं। मेरे जनरेशन जो दी, हमारा तो ऊपर जनरेशन वाला भी एक साथ रह रहा है। तो हम लोग तो अभी चन्ने मन्ने कुछ छोटे मोटे बच्चे हैं। खैर, तो ये जो कहानी सुना है ना, काल्पनिक है। आप बस यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट है, वो कहां रहने चाहिए? दूर रहने चाहिए, इन ऑर्डर कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिस्टम में दो लोन पेयर हैं, तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलूं या दो लोन पेयर बोलूं। लोन पेयर का भी टेंडेंसी क्या होता है? वो सबसे दूर दूर रहना चाहता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते? रिपेल करते। तो उसकी भी टेंडेंसी रहती वो कहां रहे? दूर दूर रहे। ये सारी बातें किसने समझाई है? बेंट ने समझाई है, इसलिए इसको बेंट रूल कहते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसका एप्लीकेशन आएगा, वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बेंट रूल में सिर्फ दो ही बॉन्ड, बॉन्ड रखना चाहिए कंपाउंड के बीच में। मतलब आप बोले ना वैलिड फॉर बॉन्ड इन विच वैलिड फॉर कंपाउंड इन विच टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नहीं। हाँ, जहां पे दो टाइप ऑफ बॉन्ड है। दो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है अभी मैं बताया नहीं हूं, पर याद रखिएगा एक पोजीशन होता है जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, जो कि एक प्लेन में होता है, और एक एक्सियल, वहीं पर ये वैलिड होता है। जहां पे दो टाइप के बॉन्ड होंगे वहीं पर ये वैलिड होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द वैलेंस शेल इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर इन विच
electron pair, the valence shell is considered as a sphere in which the valence shell is considered as a sphere in which electron pair are localized on the spherical surface. The electron pair are localized on the surface at maximum distance from one another. At maximum distance from one another. तो वापस से वही बात वो कह रहा है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी टेंडेंसी यही रहती है कि वो आपस में एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर हो। जितनी ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही स्टेबल आपका क्या होने वाला है, कंपाउंड होने वाला है। पॉइंट नंबर 5, अ मल्टीपल बॉन्ड। पॉइंट नंबर 5, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज a multiple bond is treated as if it is a single electron pair. It is a single electron pair and two or three pair of multiple bonds, two or three pairs of multiple bonds are treated as single super pair. Two and three pair of multiple bonds are treated as सिंगल सुपर पेयर। तो जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप सिंगल सुपर पेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, वहां पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज एवरी बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, पर वाइल कंसिडरिंग यू नीड नॉट टू कंसिडर ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स, आप उसको क्या मानेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर ही मानेंगे। और इस थ्योरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पॉइंट नंबर 6 है, राइट। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसी लाइन को खाली आप याद रख लीजिएगा तो पूरा VSEPR आपका समझ में आ गया। मैंने उससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल मतलब कोई भी जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आपसे गलत नहीं होगा, बस यही लाइन आपको याद रखना है, राइट। अ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। अ लोन पेयर ऑक्यूपाई more space than bond pair. A lone pair occupies more space than bond pair. Lone pair ज्यादा space occupy करता है than bond pair. Space means cloud. जिस घर में वो रह रहा है वो बड़ा होता है, किसका, lone pair का with respect to bond pair। ये बात लिख रहे हैं। आगे लिखें, since it lies closer to the central atom, since it lies closer to the central atom, therefore the order of valence electron, the order of valence electron is given by lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion। ये लाइन ही पूरे VSEPR थ्योरी की जान है। जैसे आप लोगों की जान आई लव यू रहती है वैसे, और कुछ लोगों की जान तो जानू भी रहती है ना। ये हंस भी रही है, कह रही हाँ मेरे तो है, जानू है, देखा, बच्ची है वो। हाँ वही। अब वो बच्ची हो कि बच्चा है तो बाद में पता चलेगा, बाकी जानू तो है। तो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। पूरे इस थ्योरी का जान अगर कोई है तो यही पर्टिकुलर लाइन है। क्या कह रहे हैं, जहां कहीं भी दो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर मतलब एक एग्जांपल देता हूं, वही वाटर का ही एग्जांपल देता हूं। वाटर का एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। अब वो खुद ही कह रहा है कि ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। अगर ये ज्यादा रिपल्शन हुआ तो ये दोनों क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो ये इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, नीचे की ओर दबाएगा, और इसके दबने से ये एंगल क्या हो जाता है, 104 डिग्री 5 मिनट के बराबर हो जाता है। 104 डिग्री 5 मिनट के बराबर हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, वो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या है इसको मैं समझाता हूं। एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन
ये पर्टिकुलर एक स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब तक नहीं बताऊंगा तो आप समझेंगे कैसे। तो ये लिख लेने के बाद आपको एक सब हेडिंग डालना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, आपको एक सब हेडिंग डालना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। पोस्टुलेट्स खत्म हो गया। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज जब तक मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताऊंगा तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान से पूरी कहानी को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। कहानी कुछ इस प्रकार स्टार्ट हुई, बहुत अच्छे से देखिएगा, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कार्बन का हमने क्या बनाया, एनर्जी डायग्राम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 फिर 2p2 एंड 1s2 2s2 फिर 2p2। तो इस प्रकार से ये आपका कार्बन का एनर्जी डायग्राम आ गया, ये एनर्जी का डायग्राम है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई जो दे रहे हैं वो 2 ही हैं, 3 कैसे हैं, 2 हैं। लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बताया होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये यहां से यहां जंप कर जाएगा और इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट आया तो ये जो आपका कार्बन है, ये अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, ये अब इसके अंदर हो गए 3 p के, इसको बोल रहा हूं px, इसको बोलता हूं py, इसको बोलता हूं pz, और एक जो है वो क्या है 2s है, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 हाइड्रोजन भी हैं, तब ना वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं उसको भी मैं इसके बगल में लिखता हूं। तो ये हाइड्रोजन 1 जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये 1s, एक हाइड्रोजन ये जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये भी 1s, ये भी एक हाइड्रोजन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये भी 1s, और ये एक हाइड्रोजन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये भी 1s। अब इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। बॉन्डिंग मतलब ये आपस में पेयर अप होंगे। अब ये इस प्रकार से पेयर हो गया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और एक पेयर ये बन गया। तो कुल कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड। और कार्बन के अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का गिनिए 2, इस हाइड्रोजन का 2, इसका 2, इसका 2। यही तो होता है ना जो CH4 का स्ट्रक्चर आपने देखा था, ऐसे तो शेयरिंग हो रही होगी। अब इसको जब मैंने इसके ऑर्बिटल डायग्राम में बनाया, ये रहा आपका कार्बन, इस कार्बन का ये रहा 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। अच्छा, ये रहा इसका px, ये क्या रहा px, ये क्या रहा py, और ये क्या रहा इसका pz। इसे मैं लिख देता हूं, दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz एंड दिस इज 2s। ये क्या है, दिस इज 2s। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जब ये हाइड्रोजन इसके साथ गले मिलने आया, मतलब बॉन्ड बनाने आया, तो एक बॉन्ड यहां बना होगा, जो हुआ होगा 1s 2px का कॉम्बिनेशन, एक बॉन्ड यहां बना होगा जो हुआ होगा 1s 2py का कॉम्बिनेशन, और एक बॉन्ड यहां बना होगा जो रहा होगा 1s एंड 2pz का कॉम्बिनेशन। 3 बॉन्ड तो ऐसे बने होंगे, और चौथा बॉन्ड जो बना होगा वो बना होगा कुछ इस प्रकार से, जहां पे ये कॉम्बिनेशन क्या रहा होगा 1s 2s का ओवरलैपिंग। इस प्रकार से 4 बॉन्ड बने होंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं यहां पर सिखा रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या बोल रहा हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के कितने ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बना रहा है। अगर ये इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करेगा, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और कम ओवरलैप किया तो इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है कि जो जिसके ऊपर जितना ज्यादा अगर कस के होल्ड कर रहा है, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जिसकी ज्यादा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। यह बात समझ में आ गई।
आगे तो खैर वीबीटी में पढ़ाऊंगा, ये वीबीटी में मैं समझाऊंगा आपको, पर अभी बस ध्यान रखिए पीपी ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन एसपी ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन एसएस ओवरलैपिंग। मतलब एस और एस जहां पर भी ओवरलैप करेंगे, एस और एस जहां पर भी ओवरलैप करेंगे, इसकी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है। एस और पी जहां पे ओवरलैपिंग करेंगे, इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इससे बेटर होता है। और पी और पी जहां पे ओवरलैपिंग करते हैं, उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया माना जाता है। समझ में आया? अब अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एसएस का अलग है और एसपी का अलग है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 3 बॉन्ड बन रहे हैं पी और एस के ओवरलैपिंग से, और एक बन रहा है एसएस ओवरलैपिंग से? इसमें कोई डाउट? 3 बॉन्ड बन रहे हैं एसपी 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 ओवरलैपिंग से, और एक बॉन्ड बन रहा है पीपी ओवरलैपिंग से। तो आप एनर्जी डायग्राम से भी देख सकते हैं और ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अलग है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगा, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगा। ये क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? जिसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डिफरेंट, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसका बॉन्ड लेंथ डिफर कर गया। बॉन्ड लेंथ डिफर किया तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी 3 ऐसे बॉन्ड होंगे जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और एक ऐसा बॉन्ड होगा जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। यानी जो मीथेन आप देखते हैं, अब मैं इसके हिसाब से वो बना रहा हूं। ये एक एच ऐसा रहा होगा, एक एच ऐसा रहा होगा, एक एच ऐसा रहा होगा, और एक एच ऐसा रहा होगा। 3 का बॉन्ड लेंथ कम और एक का बॉन्ड लेंथ ज्यादा। लेकिन ऐसा आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर नेचर में पाए जाने वाला जो मीथेन है उसका देखने को नहीं मिला। मीथेन जो ओरिजिनली पाया गया, मीथेन जो नेचर में ओरिजिनली पाया गया, उसमें ऐसा देखा गया कि चारों के चारों बॉन्ड लेंथ क्या थे, सेम थे। चारों के चारों बॉन्ड लेंथ क्या थे, सेम थे। नेचर में पाए जाने वाला मीथेन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या पाया गया, सेम पाया गया। आपकी थ्योरी के हिसाब से जो आप मीथेन बना रहे हैं उसमें 3 को बॉन्ड लेंथ छोटा है और एक बॉन्ड लेंथ बड़ा है। 2 ही संभावना है, या तो ये थ्योरी गलत है, नहीं तो नेचर में पाए जाने वाला मीथेन गलत। आपको क्या लगता है कौन गलत होगा? थ्योरी ही गलत होगी। मीथेन जो पाया जा रहा है भाई तो नेचुरल है, तो नेचर में पाया जा रहा है, तो ये कैसे गलत होगा? इसका मतलब हमारी थ्योरी में कुछ गड़बड़ी है। अब थ्योरी को क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। थ्योरी में कुछ चेंज किया गया, मॉड्यूल क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशन किया गया। उस मॉडिफिकेशन का ही नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। उस मॉडिफिकेशन का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है ये समझिए। हाइब्रिडाइजेशन कहता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या कर रहे हैं, ये जो डिफॉर्मिटी है ये कहां से स्टार्ट हुई, जब मेरे पास 3 पी के अलग एनर्जी के थे और एक एस का अलग एनर्जी का था, और आप उन दोनों को क्या कर रहे थे, अलग अलग रखे थे। अलग अलग रखे थे तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आया। अब नया जो थ्योरी है वो क्या कहता है कि इन तीनों को, किसको, एस को और 3 पी को आप क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। ऐसे मिक्स होता नहीं है। एक थ्योरी बना रहे हैं जो कहता है कि अगर आप इसको मिक्स करिएगा तो आपने एक एस के साथ 3 पी मिक्स किया तो क्या हो गया, sp3। एक एस और 3 पी, sp3 सबको मिक्स कर दिया। ऐसे करके मिक्स करके अब एक नया अरेंजमेंट निकाला जिसके अंदर 4 ऑर्बिटल अब दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 4 ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब इन चारों के साथ आपने किसको मर्ज किया, इन चारों के सामने कौन आ गया, एक एक हाइड्रोजन आ गया। 1s 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 एंड 1s। अब जब इनकी ओवरलैपिंग हुई, अब जब इनकी ओवरलैपिंग हुई तो ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड,
और तब जो स्ट्रक्चर बन के आया, तब जो स्ट्रक्चर ओरिजिनली बन के आया वो क्या आया, जरा ध्यान से देखिए। इट वॉज ओल्ड स्ट्रक्चर, अब मैं यहां बना रहा हूं न्यू स्ट्रक्चर। न्यू स्ट्रक्चर कैसा है, यह कार्बन, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक लोब, sp3 हाइब्रिडाइज्ड दूसरा लोब, sp3 हाइब्रिडाइज्ड तीसरा लोब, sp3 हाइब्रिडाइज्ड चौथा लोब। और इसकी बॉन्डिंग किससे करा रहे हैं आप, इसकी बॉन्डिंग आप करा रहे हैं यहां पर भी 1s से, यहां पर भी 1s से, यहां पर भी 1s से, और यहां पर भी 1s से। दिस इज 1s sp3 हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग, 1s sp3 हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग, 1s sp3 हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग, 1s एंड sp3 हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग। अब चारों के बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, अलग अलग होंगे? क्योंकि अब ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चारों का क्या हो गया, सेम हो गया। एज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज सेम, so bond strength is same, and as the bond strength is same, the bond length is also same. bond length same हुआ, नेचर में पाए जाने वाला CH4 का भी bond length same, और जो आपने अब थ्योरी बनाई है इसके द्वारा भी पाए जाने वाला जो CH4 है उसका भी स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ क्या आ गया, सेम आ गया। तब हम कह रहे हैं कि शायद यही थ्योरी अब सच में एक्सप्लेन कर पा रही है कि CH4 का स्ट्रक्चर क्या होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इसी को आप क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। गॉट इट, समझ में आ गया? लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of slightly different energy, of slightly different energy, slightly different energy मतलब थोड़ा सा वेरिएशन है उसकी एनर्जी में, S और P, 2S और 2P, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। slightly different energies and redistribution of energies, and redistribution of energies, redistribution of energies to generate new orbitals, to generate new orbitals of equivalent energy and shape, of equivalent energy and shape is known as hybridization, is known as hybridization। ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द इक्विबॉन्ड स्ट्रेंथ, टू एक्सप्लेन द इक्विबॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल। It is a hypothetical concept to explain the equibond length and bond angle या equibond strength and bond angle in certain compounds. In certain compounds, this concept was proposed by Pauling. पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, तो वही पाउलिंग साइंटिस्ट ने यह कॉन्सेप्ट दिया। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय Pauling, Pauling. This concept was proposed by Pauling. उसके नीचे ये कहानी आपको अपने कॉपी में लिखनी है। पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे ओरिजिनली क्या था, फिर ये इस तरह से मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग होने के बाद माने मिक्सिंग नहीं, बिना मिक्स हुए हुए ये स्ट्रक्चर हुआ, इसके वजह से ये ऑर्बिटल डायग्राम और उसकी ओवरलैपिंग। ये हो जाने के बाद यहां से मुझे दो बातें कंक्लूड हुई, क्या भाई, तीन बॉन्ड ऐसे थे जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम था और उसका बॉन्ड लेंथ कम, और एक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसा था जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा था, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल जो नेचर में पाए जाने वाला CH4 है उसके स्ट्रक्चर में और हम जो थ्योरी में बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा क्या देखा गया, वेरिएशन देखा गया। ये वेरिएशन दिख लेने के बाद देन यू हैव टू कम कि अब ये नया जो थ्योरी है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, वो कहता है कि नहीं, तुम पहले उसको क्या कर लो, मिक्स कर लो, और मिक्स करने के बाद नया एक सेटिंग बैठाओ, उस सेटिंग के तहत एक नया ऑर्बिटल क्रिएट करो जो कि इक्वल एनर्जी का होगा, पर वो किससे बना होगा, एक S और 3P से बना होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, sp3। और उसके स्ट्रक्चर के साथ, उस ऑर्बिटल्स के साथ जब तुम उसे
ओवरलैप कराओगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा जिसमें सारे एंगल सेम होंगे और सारा का सारा बॉन्ड लेंथ सेम होगा, और तब वो थ्योरेटिकल मॉडल और प्रैक्टिकल मॉडल क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, और तब हम कहेंगे कि शायद यही थ्योरी सही है जिसको पाउलिंग ने पहली बार हमें समझाया। जल्दी जल्दी लिखें। भैया जो आप डायग्राम बनवाए थे उसमें ये ऐसे ट्रायंगल और लाइन 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 था, तो वो सब क्या करें? तो बताएं कि जो आउट ऑफ प्लेन है उसको अलग दिखा रहे हैं, इनसाइड दी प्लेन है उसको अलग दिखा रहे हैं। मतलब उसका कोई वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जब कभी भी कोई ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर, तो उसको हम वेज डैश स्ट्रक्चर से शो करते हैं। वो उसका शेप से लेना देना नहीं है। आपने ट्रायंगुलर शेप कहां पढ़ा? आप तो स्फेरिकल पढ़े, सिंगल डंबल पढ़े, डबल डंबल पढ़े, मल्टीपल, सिर्फ डंबल्स की शेप में ही पढ़ रहे हैं। आप कभी भी ट्रायंगुलर शेप का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़े, तो इसलिए दैट इज ओनली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका माने, दैट्स इट। जल्दी जल्दी से लिखें, बहुत कुछ लिखना है आज की क्लास में और आगे। VSEPR आज खत्म करना है, तो इसलिए जल्दी 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 हाथ चलाएं। दिमाग चलाएं, दिल ना चलाएं। दिल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, सिर्फ दिमाग चलाइए। जब आप लोग का दिल चलने लगता है तो फिर कहानी गड़बड़ा जाती है ना। हाँ, वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है ना, वो वाला दिल काम नहीं कर रहे हैं। जो दिल काम कर रहे हैं वो आप समझ गए। हाँ देखिए, वो हाइपोथैलेमस, कुछ बायोलॉजी भी बोल रही है। हाँ, वो ICSE बोर्ड, वो समझ रहा हूँ मैं कि ICSE बोर्ड वाले बच्चों का तो कोई अलग ही लेवल का बायोलॉजी है भाई। इनको तो 12th वाला बायोलॉजी 10th में ही पढ़ा देता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, whereas this is the structure according to the hybridization। ये VBT के हिसाब से, खैर VBT अभी पढ़ाया नहीं हूं आपको, पर लिख लीजिएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू VBT एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए वी एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और VBT क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग डालें, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल on the basis of VSEPR थ्योरी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि क्या कहानी है। देखिए, कहानियां याद रखनी है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो मैं ऑर्गेनिक, ये जो अभी इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट वेरियस थ्योरीज, और थ्योरी कोई ना कोई कहानी से ही मैं पढ़ाता हूं, ताकि वो कहानी आपको ध्यान रह जाए और उसके बेसिस पे आपका काम निकल जाए। नेक्स्ट, अगला हेडिंग आपको डालना चाहिए, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR theory, VSEPR theory, right? Shapes of molecule on the basis of VSEPR theory। लिखें उसके अंदर, the geometry of a molecule depends upon the total number of electron pair, that is sum of lone pair plus bond pair, sum of lone pair and bond pair। The geometry of a molecule depends upon the total number of electron pair, that is sum of lone pair and bond pair, present bracket बंद, present around the central atom of a molecule। तो किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो आप कैसे निकालेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं। ये समझ में आ गया ना सबको? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपली एक लाइन जरूर याद रखिएगा, जब कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की जो इंटरमिक्सिंग होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब अगली जो थ्योरी है, माने अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, किसी भी कंपाउंड का जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है सम ऑफ बॉन्ड पेयर
प्लस लोन पेयर प्रेजेंट अराउंड दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो समेशन है वो बताता है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कैसा होगा। व्हाट इट, लिखें, एक छोटा सा टेबल बनाइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक साइड पर लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकेंड लिखें बॉन्ड एंगल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के नीचे आपको लिखना है 2, 4, 5, 6 नंबर लिखना है, इसे बहुत जगह नहीं छोड़ना है। फिर लिखना है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में आप लिखेंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, ऐसे कुछ डिग्री लिखेंगे, इसलिए भी उसके लिए भी बहुत जगह नहीं छोड़ना है। और तीसरा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, थर्ड है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जो कि आखिरी है, तो उसके लिए जगह क्या छोड़ना है, जो छूटिया वो उसी के लिए छूटा हुआ है ना। तो लिखें पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2। अगर किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर भी, माने बॉन्ड पेयर 2 हो सकता है, या ये एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए, 2। अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री और स्ट्रक्चर जो होगा उसे बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है किस तरह से टेबल बनाना है। आफ्टर टू राइट समथिंग लाइक दिस, 2 180 डिग्री एंड हियर यू हैव टू राइट लीनियर स्ट्रक्चर। सेकेंड 3, जब आप 3 लिख रहे हैं तो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री और इसे आप लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड, जब ये होंगे बॉन्ड एंगल 4, सॉरी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 4, ये होगा 109 डिग्री 0.5, 109.5 डिग्री और स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल HYDRAL, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जब ये हो जाएंगे 5, इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 5, एंगल होता है 90 और 120, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री और इसे बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल, इसे बोलते हैं डायगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब ये हो जाता है 6 तो आप बोलते हैं इसे ऑल एंगल्स आर, 6 के केस में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल या इसी को ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर थे जिसको आपको जानना चाहिए। PSCPR बाकी है, इतना हड़बड़ाइए मत। अब आपको क्या करना है, अपने कॉपी को लैंडस्केप मोड में ले जाना है। लैंडस्केप मोड का क्या तात्पर्य है, मैं चाहता हूं पहले आपको दिखा दूं कि आपको क्या बनाना है, तब जाके आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या करना है। अभी आपको आप देख पा रहे हैं ये पुराने साल के पिछले बैच के बच्चे की कॉपी है, तो ये इस तरह का टेबल आपको भी जनरेट करना है। और टेबल कितना बड़ा मैं दिखा देता हूं, इधर ये टेबल कितना बड़ा है इधर, और ये टेबल यहां जाके खत्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मैंने ये घबराना नहीं है, बस एक एक लाइन करके लिखते चलना है। जैसे जैसे मैं लिखवाते चल रहा हूं आप देख सकते हैं कि कितना ये बोलते हैं मैंने कंजूसी मत करिए, सफिशिएंट जगह दीजिए। जब पहला वाला खत्म हो जाए फिर लाइन ड्रॉ करके दूसरा नंबर डालिए। पहले से अज्यूम मत कर लीजिए कि मेरे को इतना जगह मिलेगा, क्योंकि काफी लंबा टेबल है, ये चलने वाला है थोड़ा टाइम तक, देख पा रहे होंगे थोड़ा टाइम तक चलेगा। आज की क्लास में सारा स्ट्रक्चर आपको बनाना है और ये आज ही बनाना होगा, क्योंकि VSCPR थ्योरी 2 क्लास में पढ़ाई नहीं जा सकती है। ये जब पढ़ाई होगी एक ही क्लास में पढ़ाई होगी, खत्म हो जाता है। तो ये आज आपको करना है। 15 मिनट बाकी आज की क्लास में, ये 15 मिनट में आपको ये डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लेना है। डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा, सिर्फ पहला वाला जो हेडिंग है उसको आप अच्छे से लिखिए, जैसे इस बच्ची ने लिखा है वैसे लिखिएगा। पहले में लिखिए नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फर्स्ट आप लिखें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम।
तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम जैसा यहां लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जगह नहीं छोड़ना है। और ऊपर वाला जो हेडिंग है उसको भी पता है इधर से पूरा पेज में लिख दिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखिए। गॉट इट। सेकेंड लिखे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। तो सेकेंड में लिख लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जितने बॉन्ड पेयर बनने वाले हैं उसको आप अपने सेकेंड लाइन में लिख लें। थर्ड में लिखें नंबर ऑफ थर्ड में लिखें इलेक्ट्रॉन पेयर। थर्ड में लिख लें इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पेयर इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब डोंट राइट बॉन्ड पेयर, राइट बीपी प्लस एलपी, बीपी प्लस एलपी। अब बीपी और एलपी अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कितना अब पेयर वेयर कर दिएगा, पेयर में तो आप लोग हमेशा ही रहते हैं। उसके बगल में लिखें हाइब्रिडाइजेशन, उसके बगल में लिखें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp sp2 sp3, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देन लिखें ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड, ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होगी उसकी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या उसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हो सकती है। देन एक्चुअल ज्योमेट्री, इसके लिए ज्यादा नहीं, ज्योमेट्री का तो नाम ही है ना, ये तो यही सब नाम है, ये 5-6 नाम है। अब देख लीजिए इसको लिखने में आपको कितना जगह लगेगा, तो ये यही सब नाम आपको लिखना है वहां पे। दैट इज एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। देन यू राइट एक्चुअल ज्योमेट्री, और लास्ट में आप लिखें स्ट्रक्चर। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यही इस प्रकार से यहां पर दिखाया गया है। मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा जगह अगर कहीं आपको रखना चाहिए था तो वो कहां रखना चाहिए था, स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो ज्योमेट्री और ये सब तो नाम है, इसके लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए मैं पेज बार बार आपको दिखा दे रहा हूं, ताकि इसी के हिसाब से आप अपने कॉपी में जगह बनाइए। गॉट इट। चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो कहानी खत्म। पहले लाइन में लिखें 0, फर्स्ट में लिखें 0, 0 का मतलब लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। चूंकि 2 आया तो एक एस और एक पी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक s और एक p को मिलाकर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। sp जब कभी भी आता है तो उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, सॉरी, उसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, लीनियर। तो लिख दीजिए लीनियर, और एक्चुअली में होगा भी क्या, लीनियर। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये जो एक ही होना था तो फिर क्यों अलग अलग क्यों लिखवाए, आगे चल के पता चलेगा कि क्यों लिखवाया गया है। खैर अभी फिलहाल देखिए उसका रीजन देखते हैं कि क्या होगा। एग्जांपल में देखिए स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं, मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा, हर इसके लिए स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एग्जांपल देखिए BeCl2, Be मतलब बेरिलियम, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके पास 2 इसके पास, इधर एक क्लोरीन और इधर भी एक क्लोरीन, आपस में दोनों क्या कर गए, बॉन्ड बना लिए, और इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। इसके पास चूंकि लोन पेयर नहीं था, किसके पास, बेरिलियम के पास चूंकि लोन पेयर नहीं था, तो लोन पेयर क्या कर गया, रिपेल नहीं कर पाया। ये जो VSEPR थ्योरी क्या कहती है, लोन पेयर आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहां पे चूंकि लोन पेयर नहीं, देखिए आपने लोन पेयर के कॉलम में क्या लिखा है, 0। एज देयर वाज नो लोन पेयर देयर वाज नो रिपल्शन। तो दोनों जो बॉन्ड थे वो मैक्सिमम दूरी में कब रहेंगे, जब एक ईस्ट होगा तो दूसरा वेस्ट, इसलिए इसका एंगल क्या बना, 180 डिग्री बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 वेयर द एंगल इज 180 डिग्री। गॉट इट, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट 0 3, लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 3, तो टोटल सम होके भी क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, और 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो हाइब्रिडेशन लिख लीजिए sp2, राइट द हाइब्रिडेशन एज sp2। sp2 होता है तो उसका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और चूंकि लोन पेयर यहां पर भी नहीं है तो एक्सपेक्टेड विल बी इक्वल टू एक्चुअल।
लोन पेयर आएगा तब ना फिर गड़बड़ी आना स्टार्ट होती है। लोन पेयर तो यहां भी नहीं है। एग्जाम्पल BF3, BF3 में ये आपका बोरोन, फ्लोरीन, 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 ईच एंगल इज 120 डिग्री, क्योंकि इसी को सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकता था और सिमेट्री के हिसाब से तीनों एंगल कितने होंगे 120, 120 और 120, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कि ट्राइगोनल प्लेनर हम किसे कहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर अभी बना है दिस इज ओनली कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए, ये जो अभी मैंने बनाया है दिस इज ओनली ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो मेरा मुट्ठी है ये बोरोन है, इधर एक फ्लोरीन लगा होगा, इधर एक फ्लोरीन लगा होगा और इधर एक फ्लोरीन लगा होगा। ये एंगल कितना होगा 120, ये एंगल कितना होगा 120 और ये एंगल भी कितना होगा 120। चूंकि यहां पर जो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, यहां पर चूंकि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक ही प्लेन में है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल मतलब एक ट्रायंगल, प्लेन में ट्रायंगल बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2, टोटल कितने हो गए 3। हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। पर हमें देखना है कि क्या सच में ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्या, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा लफड़ा फंस रहा है। यहां पर क्या है, एक लोन पेयर भाई साहब एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं SO3 का, एग्जाम्पल है SO3 का, सॉरी SO2 का, एग्जाम्पल इज ऑफ SO2। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सल्फर, यहां पर एक लोन पेयर, ये 2 ऑक्सीजन इधर और ये 2 ऑक्सीजन इधर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन लोन पेयर का कोई बॉन्ड तो होता नहीं है। तो लोन पेयर का अगर बॉन्ड नहीं है तो अगर स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, एक्चुअली में कैसा होना चाहिए था स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, पर ये तो बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है तो ये खत्म हो गया। ये खत्म हो गया तो यहां पर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये क्या है लोन पेयर, लोन पेयर माने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड को इधर की ओर क्या कर देगा, दबा देगा। क्यों दबाएगा, क्योंकि आपने BSEPR थ्योरी कहती है लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे कम और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम। चूंकि ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है तो आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इसको क्या कर देगा, दबा देगा। ये भी इसको क्या कर देगा, दबा देगा। ये दबाएगा तो ये जो एंगल होगा ये कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 120 डिग्री होगा। दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये ग्रेटर देन 120 बनेगा और ये वाला एंगल क्या बनेगा, लेस देन 120 डिग्री। दिस एंगल, सही लिख रहा हूं उल्टा लिख दिया, ये जो एंगल बना है, सपोज मैं इसे थोड़ी देर के लिए y मानता हूं तो y विल बी लेसर देन 120 डिग्री एंड इसको अगर मैं x मान रहा हूं मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 120 डिग्री। ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या। और इस शेप को आप क्या बोलते हैं, वी शेप्ड। इसको क्या बोलते हैं, वी शेप्ड स्ट्रक्चर। ऑलरेडी दिख रहा होगा ये क्या है, वी तो बना है, ये वी है ना, ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया वी शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये वाला एंगल इज लेस देन 120 एंड दीज टू एंगल्स आर ग्रेटर देन 120। सवाल में अगर पूछेगा SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का एंगल कितना होगा तो आंसर क्या होगा 120 और ग्रेटर देन 120। आंसर विल बी लेस देन 120 डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। किधर से पूछ रहा है, इधर से कि इधर से। ऑक्सीजन के बीच का लेस देन 120, सल्फर ऑक्सीजन के बीच का ग्रेटर देन 120। नेक्स्ट 0.4, नेक्स्ट इज 0.4। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस से 4 ही होगा और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp3। sp3 का क्या होता है, एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल चूंकि यहां लोन पेयर नहीं है तो एक्चुअल भी क्या होगा टेट्राहेड्रल। और एग्जांपल आप लेंगे CH4 का, और CH4 का स्ट्रक्चर अब मैं मेरे से अच्छा आप लोग बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि CH4 का स्ट्रक्चर अब कैसे बनता है।
अब तो CH4 का आपने पूरा कहानी ही सुन लिया कि CH4 कितने चमत्कार कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से लेके सारा चीज। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, दिस इज 109.5 डिग्री। ये जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है, सारे एंगल्स। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, वेज डैश स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वेज डैश स्ट्रक्चर, वेयर वेज इज इनसाइड द प्लेन एंड डैश इज आउटसाइड द प्लेन। क्या ना ना, दोनों तो सेम ही है, ये तो स्ट्रक्चर तो यही है, इसको रिप्रेजेंट किया है वेज डैश से, ताकि आप समझ पाए कि एक आउट ऑफ द प्लेन है। ये पहला स्ट्रक्चर है जो प्लेन के बाहर आ रहा है, बाकी अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर थे सब प्लेन में ही थे, अभी प्लेन से बाहर कुछ भी नहीं था। अगला लिखें 1 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, जोड़कर क्या कर दिया 4। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कितनी है, sp3 है। स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अभी भी स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन एक्चुअल क्या होगा चलिए देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं NH3 का। एग्जांपल किसका ले रहे हैं, NH3 का। ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन, इसके 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर। अगर ये जो 4 बॉन्ड हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं, ये हाइड्रोजन और इस प्रकार से ये हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको ये बनाकर दिखाता हूं सो दैट कि आपको सेंस बने कि क्या है कहानी। अगर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, sp3 है तो वो ऐसा ही हुआ, लेकिन ये ऊपर क्या था, लोन पेयर। अगर ये ऊपर लोन पेयर है, यहां पर एक्चुअली बॉन्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण ये जो नीचे बन रहा है ये सिर्फ एक पिरामिड बन रहा है। ये पिरामिड है ना 3D में, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये बॉन्ड एंगल अगर चूंकि ये sp3 था तो ये सारा एंगल कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 0.5, माने 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इसको क्या करेगा, लोन पेयर इन सबको क्या कर देगा, थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसको भी झुका देगा, इसको भी झुका देगा और इसको भी क्या कर देगा, झुका देगा। अगर ये इसको झुकाएगा तो ये एंगल जो होना चाहिए था 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, ये थोड़ा थोड़ा क्या कर जाएगा, घट जाएगा। और जो एंगल देखा जाता है वो एक्चुअली में कितना होता है, 108 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल सब घट के अब कितना हो गया, 108 डिग्री हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अमोनिया के केस में एंगल 100, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन उसका एंगल 108 क्यों हो रहा है, आंसर क्या होगा, VSEPR थ्योरी कहती है लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इसका शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप। आपका जो एक्चुअल शेप है वो क्या है, पिरामिडल शेप है। गॉट इट। नेक्स्ट लिखें 2 नेक्स्ट लिखें 2 नेक्स्ट लिखें 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है वाटर। 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर। ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन, इसके पास मैं इसी कहानी यही डायग्राम बनाया था और यहीं से मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ ले गया था। आपको ध्यान होगा ये डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बताया था और बताते ही मैंने कहा था कि नहीं पहले हाइब्रिडाइजेशन समझाना होगा तभी आप ये समझेंगे। क्योंकि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होने की वजह से इसका एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री होना चाहिए था। क्योंकि यहां पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये दोनों लोन पेयर उसको क्या करेगा, बहुत ज्यादा धक्का लगाएगा, बहुत ज्यादा धक्का लगाएगा, बिकॉज लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये दोनों अगर दूर हुआ तो इन दोनों को क्या कर देगा, झुका देगा। और झुकाकर कितना कम कर देगा, तो 104.5 डिग्री कर देगा। होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 0.5, हो कितना गया, 104। अब मेरे ख्याल से जो सवाल आपने पूछा था कि सर क्या मुझे याद करना पड़ेगा, हाँ वाटर का ये एंगल जरूर याद करना पड़ेगा, लेकिन ये एंगल हुआ कैसे ये याद नहीं करना पड़ेगा, ये समझने की चीज है। अब ये तो भाई जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसी एंगल पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप भी याद करेंगे, मैंने भी याद किया हुआ है, मुझे याद नहीं है तभी तो बार बार कॉपी देख रहा हूं कि भाई वहां क्या है। पर मुझे ये समझ में आना चाहिए कि कैसे मैंने ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। और अब आप देखिए यह भी क्या था, यह भी क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज है,
अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है तो इसमें तो दो नहीं है, इसके अंदर तो दोनों नहीं है, और दोनों नहीं है तो वापस से क्या बच गया आपके पास, वी शेप्ड, आपस से क्या बच गया, वी शेप्ड। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, वी शेप्ड या बेंट स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, वी शेप्ड या बेंट, बेंट माने झुका हुआ, बेंट स्ट्रक्चर, वी शेप्ड या बेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 05, नेक्स्ट लिखिए 05 sp34, किसको किसको लग रहा है इसका सर sp34 होना चाहिए, p के 3 ऑर्बिटल के बाहर नहीं हो सकता ना, तो p3 हो गया। देन नेक्स्ट इज d, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, तो लिख दीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, sp3d। और sp3d का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो लिस्ट में देखिए आप लिखा होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखिए पहले तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता कैसा है, बाद में उसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ध्यान से देखिए, अब ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। एक क्या देखिए यहां पर एक पिरामिड बन रहा है क्या, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, यहां पर ऐसे करके अगर मैं जोड़ दूं, एक घर बना दूं तो पिरामिड बना, नीचे भी एक पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, PCl5, क्लोरीन 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 इक्वेटोरियल पोजीशन, क्लोरीन क्लोरीन एक्सियल पोजीशन। अब एक डाउट भाई साहब ने पूछा था कि सर कहां 90 डिग्री 120 डिग्री क्या क्या लिखवा रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, दिस एंगल इज, 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 नीचे अगर लगाओगे तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल, ये एंगल, तो ये और ये इनके साथ 90 डिग्री बनाता है, पर प्लेन में जो रहते हैं वो कितना बनाते हैं, 120 डिग्री। गॉट इट। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, PCl5। PCl5 उसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक ऑर्बिटल ऊपर एक नीचे, ये तीनों एक प्लेन में हैं और ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। दिस एंगल, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री, ये वाला जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री, एंड ये वाला जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री, वेयर एज दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, या मैं इसे मिटा दूं, 120 सिर्फ एक ही साइड पे दिखाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये 90 डिग्री है। दिस इज, वैसे तो मैंने अभी स्ट्रक्चर ही ड्रॉ, आपको पूरा एक्चुअल स्ट्रक्चर ही दिखा दिया है, तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए कि कहां सर कौन सा एंगल आप बता रहे हैं, पर फिर भी डायग्राम में आपको दिखना चाहिए। दिस इज 90 एंड दीज 3 आर 180 डिग्री, ये सब क्या है, 180 डिग्री है, सॉरी 120 डिग्री है। गॉट इट। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें जीरो लोन पेयर है, तो क्या एक्चुअल अलग होगा या सेम ही होगा, सेम होगा, तो उधर भी आप क्या लिख देंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उधर भी आप क्या लिख देंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के कंटेंट को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पे एक मतलब अब ये पूरा 7 तक जाएगा, 07, 16, 25 वहां तक इसको चलना है, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि किस प्रकार से आप ऑर्बिटल को बनाते हैं और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को सजाते हैं। आगे का जो कंटेंट है वो और मजेदार है, जो कि मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।